क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्या लिखा हुआ है इन द फिगर। switches S1 and S2 are closed simultaneously at t is equal to 0 and a current starts to flow in the circuit. Both the batteries have same magnitude of electromotive force EMF and polarities are defined as polarities are indicated as shown in the figure. ठीक है। इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द इंडक्टर्स, यानी कि ये वाला जो इंडक्टर है और ये वाला जो इंडक्टर है, इन दोनों के बीच का कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन को अपने को इग्नोर करना है। ऐसा मानना है कि बहुत दूर दूर है, तो केवल सेल्फ इंडक्टेंस रोल में आएगा। आगे, द करंट आई इन द मिडिल वायर रीचेस इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आई मैक्स एट टाइम टी इज इक्वल टू टाउ। तो बोल रहा है कि भाई जो करंट है वो मैक्सिमम किसी एक इंस्टेंट पे पहुंच रहा है। कौन से इंस्टेंट पे? टाउ पे। ठीक है। अभी देखो, अभी सिनेरियो को थोड़ा समझते हैं। अब वो ऑप्शन में दे रखा है भाई कि टाउ की वैल्यू क्या होगी, है ना, और जो करंट मैक्सिमम आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन। पर बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, थोड़ा सा इस चीज को एनालाइज करते हैं। देखो, अगर मैं इस बैटरी को देखता हूं तो इस बैटरी की वजह से करंट ऐसे जाना चाहिए, ठीक बात है। और सोचो जब ये करंट यहां से यहां पहुंचेगा, अब इस करंट के पास जाने के दो रास्ते, एक तो यहां और एक तो यहां। पर सोचो यार, इस रास्ते में तो हिंड्रेंस है, ये है, सब कुछ है, पर इस रास्ते में कोई हिंड्रेंस नहीं है। इसका मतलब जितना करंट आएगा सारा का सारा यहां से बह जाएगा। ठीक है, यहां से बह जाएगा। और सोचो, सेम अप्लाइज टू ये वाला बैटरी ऑल्सो। जब वो करंट ऐसे ऐसे जा रहा है तो दो रास्ते हैं अगेन, एक तो ऐसा जाने का और एक तो ऐसा जाने का। पर यहाँ क्यों जाएगा भाई? यहाँ पर तो हिंड्रेंस है, रुकावट है, यहीं जाएगा सारा का सारा। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं इस सर्किट को और इस सर्किट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर लूं, यानी कि मैं ये मान सकता हूं कि इस वायर में इस बैटरी की वजह से अलग करंट बहेगा और इस बैटरी की वजह से अलग करंट बहेगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है। अभी देखो, इस करंट को अगर मैं I1 मानता हूं और इस करंट को मैं I2 मानता हूं, तो जो I1 है, मतलब जो I है, जो इस वायर से करंट बह रहा है, वो इन दोनों का क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो I1 की वैल्यू, I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 माइनस I2। अच्छा, एक चीज और समझना है कि किसी भी इंस्टेंट पे I1 की वैल्यू बड़ी होगी या फिर I2 की वैल्यू, क्योंकि भाई I क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब I1 माइनस I2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इंश्योर करना पड़ेगा ना I1 बड़ा है I2 से। तो वो ऐसे इंश्योर होता है। सुन, ये दोनों क्या है, इस इन दोनों सर्किट्स को देखो इंडिपेंडेंटली। ये एक LR सर्किट है और ये भी एक LR सर्किट है। इस LR सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है वो कितना है? T इज इक्वल टू L बाय आर। ये सब एनालिसिस है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का पार्ट नहीं है। पर अपन लोग को क्या करना है, पूरा इन डेप्थ क्वेश्चन को समझना है, इस वजह से इतना खींच खींच के बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, एग्जाम, रियल एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं सोचना है ना। पर अभी अपन रियल एग्जाम में नहीं बैठे हैं। चलो, अब ये जो दूसरी वाली सर्किट है इसमें टाइम कांस्टेंट कितना है? 2L/R है। तो जिसका टाइम कांस्टेंट कम, उस सर्किट में करंट जल्दी जल्दी बहेगा। ठीक है, यानी कि स्पीड से ग्रो करेगा। ये क्या है भैया? दोनों सर्किट में करंट क्या होगा? बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है। और ज्यादा स्पीड से कौन बढ़ेगा? I1 बढ़ेगा, I2 कम स्पीड से बढ़ेगा। और साथ ही साथ चूंकि दोनों का फाइनल करंट सेम है, फाइनल करंट इस L पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। फाइनल करंट सिंपली क्या हो जाता है? V/R, जो चीज यहां पर भी कॉमन है। तो फाइनली यानी कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे दोनों I1 और I2 की वैल्यू क्या है? बराबर है। यानी कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? I1 की वैल्यू I2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, I1 की वैल्यू I2 के बराबर हो जाएगी, तो I की वैल्यू क्या होगी? I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। और सोचो सेम काम t इज इक्वल टू 0 पे भी हो रहा है। t इज इक्वल टू 0 पे दोनों वैल्यू 0 है, क्योंकि करंट बहना स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो I1 भी 0 है, I2 भी 0 है। तो I की वैल्यू क्या होगी? I1 माइनस I2 दैट इज 0। तो इनिशियली और फाइनली दोनों इंस्टेंट पे करंट 0 है। तो करंट का इस तरीके का ग्राफ बनता है इसका। देखो, जैसे मान लो ये टाइम है और यहाँ पर मैं I1 I2 को प्लॉट कर रहा हूँ, तो I1 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, I2 का ग्राफ भी यहीं से स्टार्ट होएगा। ठीक है, I2 का ग्राफ भी यहीं से स्टार्ट होगा और एंड भी इंफिनिटी पे ही होगा, मतलब
सेम करंट पे होगा, पर चूंकि उसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो स्लोली इंक्रीज होएगा, और वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसा। ठीक है ना? ये ब्लैक वाला किसका है? आई वन का है, और जो ब्लू वाला है वो किसका है? आई टू का है। सॉरी। तो देखो भाई, अब मैं क्या बोला कि जो अपना आई करंट है वो आई वन माइनस आई टू है, और हमेशा इस ग्राफ को देखो आई वन बड़ा ही है आई टू से। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, यानी कि हर इंस्टेंट पे करंट ऐसे बहेगा। ये तो अच्छी बात है। अब अब भैया आई वन माइनस आई टू, यानी कि आई वन आई टू का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वही अपने करंट की वैल्यू है। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है? पहले बढ़ रहा है गैप, यहाँ बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया, फिर धीरे धीरे ये गैप छोटा हो रहा है। यानी कि जिस मोमेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये गैप मैक्सिमम आएगा, वही अपना टाइम इंस्टेंट है, और ये जो गैप की वैल्यू है वही अपना आई मैक्स है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर इस इंस्टेंट को टी मान लेता हूँ, और ये जो वैल्यू है, ये जो लेंथ है, वो क्या होएगा? आई वन माइनस आई टू, यानी कि करंट की वैल्यू, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये ग्राफ के एनालिसिस केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व केवल मैथमेटिक्स से हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं काम करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है ये सब मिटाओ। देखो, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, है ना? मैं क्या बोला? करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होएगा? आई वन माइनस आई टू, आई वन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम माइनस आई टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो आई वन की वैल्यू क्या होगी? वी बाय आर, वन माइनस ई का पावर टी बाय टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को मैं टाउ वन मान लेता हूँ, या एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख रहे थे अपन लोग, टाउ इज इक्वल टू क्या आया था? एल बाय आर, और यहाँ पर टू टाउ आया था, क्यों? क्योंकि टू एल बाय आर था। तो इसका टाइम कांस्टेंट टाउ है फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाले का क्या है? टू टाउ। ठीक, तो मैं इसको इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ मैं? टी बाय टाउ, और माइनस क्या हो जाएगा? आई टू की वैल्यू क्या है? वी बाय आर, वन माइनस ई का पावर टी बाय टू टाउ। थोड़ा लेंदी है यार ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान भी आए हुए हैं, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा रियल एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अब ये वी बाय आर कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा ई का पावर, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ई का पावर माइनस टी बाय टू टाउ, वी बाय आर तो है ही कॉमन, माइनस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ई का पावर माइनस टी बाय टाउ। तो ये है अपना करंट की वैल्यू एट एनी टाइम टी। ठीक है, अब इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी आई टी बाय डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखते हैं आप, कर लो भाई डिफ्रेंशिएट। वी बाय आर, ई का पावर माइनस टी बाय टू टाउ, माइनस वन बाय टू टाउ। सिंपली मैं चेन रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। माइनस ई का पावर माइनस टी बाय टाउ इंटू माइनस वन बाय टाउ इज इक्वल टू जीरो। अब ये टाउ तो कॉमन है, काट दो, वी बाय आर भी जीरो के साथ कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन है, इसको भी काट दो, तो क्या बचा अपने पास? ई का पावर माइनस टी बाय टू टाउ, माइनस ई का पावर टी बाय टाउ, माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है भाई? एक मिनट, मेरे ख्याल से तो कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा ई का पावर, हाँ एक गड़बड़ी है भाई, ये ये टू तो कैंसिल नहीं हुआ है ना यार, तो ये टू जो है वो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ बाय टू चलेगा। ठीक, अब देखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ई का पावर माइनस टी बाय टू टाउ इज इक्वल टू ट्वाइस ई का पावर माइनस टी बाय टाउ। अब इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। ठीक है,
तो ये जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर आके, तो ई का पावर टी बाय टाउ माइनस टी बाय टू टाउ इज इक्वल टू टू। तो ये लिखा हुआ है ई का पावर माइनस टी, सॉरी, ई का पावर टी बाय टू टाउ इज इक्वल टू टू। लॉग लगा दो, क्या बनेगा, एल एन, मतलब नेचुरल लॉग। तो टी बाय टू टाउ इज इक्वल टू एल एन टू आ गया। तो इससे टी की वैल्यू क्या आ रही है, टी की वैल्यू आ रही है 2 × टाउ × टाउ क्या है, एल बाय आर है। तो समझ रहे हो, ये वो टाइम है जिस टाइम पे मैक्सिमम करंट बहेगा। अब टाउ की वैल्यू एल बाय आर है, तो ये क्या हो गया, 2 L/R × Ln2। अब देखो ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर डी में अपने को ये चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब डी तो करेक्ट हो गया और सी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया। डी सही हुआ तो सी इनकरेक्ट हो गया। तो ये तो हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। अब आई मैक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आई मैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक मिनट। हाँ, इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा हुआ है ना। तो इस आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में अपन क्या करेंगे, इस टाउ की वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस टाउ की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो देखो क्या आएगा। अब वैसे तो कर सकते हो खुद ही, बट ठीक है मैं कर देता हूँ यार। तो वी, नहीं, आई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वी बाय आर ई का पावर माइनस टी मतलब क्या हो गया, -2L/R × Ln2 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 2 टाउ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 टाउ, ठीक, माइनस ई का पावर माइनस टी, और टाइम क्या है, 2L/R Ln2 डिवाइडेड बाय टाउ, ये आ गया। अब देखो ये L/R और टाउ तो एक ही है, तो L/R और टाउ कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर इस 2 को काटने वाला कोई नहीं है ना, तो ये क्या बन जाएगा, V/R ई का पावर, अब ये जो माइनस साइन दिख रहा है यहाँ पर, ये जो माइनस साइन है उसको मैं क्या 2 का पावर में लगा सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा, Ln 2 का पावर -1 माइनस ई का पावर, यहाँ पर क्या बचा, केवल -2 बचा, तो 2 का पावर -2 हो जाएगा, तो Ln 2 का पावर -2। अब अपने को पता है क्या होगा यहाँ पर, ये ई का पावर Ln जो है वो गायब हो जाएगा और केवल 2 का पावर -1 और 2 का पावर -2 बच जाता है। सिंपल मैथ्स यार, है ना, लॉग तो सब जानते होगे। V/R क्या बन गया, ये 2 का पावर -1 बोले तो 1/2 और 2 का पावर -2 बोले तो 1/4, तो ये क्या बन गया, V/R 1/4। तो ये है अपना आई मैक्स की वैल्यू, जो कि कब होगी, इस इंस्टेंट पे, ठीक है ना। अब यहाँ देख लो, V/4R की वैल्यू कहाँ दिख रही है, कौन से ऑप्शन में दिख रही है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर भी है। तो देख रहे हो कि थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है वो लंबा है, लेकिन वही बात है कि अच्छा, किसी को और बढ़िया से सॉल्व करना आता हो, जैसे कुछ बच्चों को जल्दी जल्दी मैथ्स के स्टेप्स दिख जाते हैं, तो वो अच्छी बात है, मेरे को नहीं दिखाई देते भाई, है ना। तो मैं तो बिल्कुल आराम से प्रेम से बनाता हूँ। तो किसी के पास और कोई शॉर्टकट हो तो अच्छी बात है, मेरे पास तो, मेरे को ऐसा सच कोई दिमाग में आया नहीं, तो मेरे लिए ये तरीका सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को, पर मेरे को, हाँ, लेकिन एग्जाम में थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन वही बात है कि एग्जाम में तुम लोग किसी को पढ़ा तो रहे नहीं हो, खुद से सॉल्व करना है, तो थोड़ा तो जल्दी होगा ही होगा, मतलब थोड़ा क्या, बहुत जल्दी होगा, जितना टाइम मैं लिया हूँ उससे तो बहुत ज़्यादा। और जो इस सॉल्यूशन से पहले अपन जो एनालिसिस किए थे, इतना ही अपने को पेपर में लिखना है। इसके पहले की जो एनालिसिस थी कि भैया टाइम करंट I1 I2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तो बस 1 सेकंड लगता है सोचने में उस चीज़ को, ठीक है। और इनफैक्ट अगर नहीं भी सोचोगे ना तो भी आंसर आ जाता है। कुछ बच्चे सीधा I1 - I2 से ही स्टार्ट करेंगे और गलती से उनका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे I2 - I1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, I1 - I2 मैं लिखा हूँ क्योंकि मेरे को इसके पीछे का लॉजिक सोचा मैं पहले कि हाँ भाई I1 बड़ा होगा। कुछ बच्चे I2 - I1 से स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है कम सोच के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उनका आंसर केवल इतना हो जाएगा कि नेगेटिव आ जाएगा, पर ऑप्शन में तो पॉजिटिव ऑप्शन दिए हुए, तो उन लोग टिक फिर भी सही करके ही आएंगे,
ठीक है, तो उसकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं। अगर फाइनली मान लो कोई बच्चा शुरू में I2 माइनस I1 से स्टार्ट कर रहा है और उसका फाइनली आंसर नेगेटिव आ गया, तो वो समझ जाएगा कि जो मैं माना था वो गलत है, कि I1 बड़ा होगा ना कि I2, और I2 माइनस I1 मैंने माना था, इसी वजह से वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ये सब अपने आप समझ जाते हैं सॉल्व करते समय, है ना। तो मैं थोड़ा पहले एनालाइज कर लिया। कुछ लोग पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के आखिरी में भी एनालाइज कर सकते हैं, या फिर एग्जाम के बाद भी। खैर, अब इतनी डिस्कशन बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है इस क्वेश्चन के लिए, तो लेट्स स्टॉप। थैंक यू।